हाय एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर टीसीएस में वर्बल एबिलिटी का एक कंप्लीट सेट सॉल्व करने वाले हैं। जो हम कंप्लीट सेट को सॉल्व करेंगे वो 20 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि टीसीएस में सेंटेंस कंप्लीशन का सेट आता है जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअल एग्जाम में दिए जाते हैं 25 सेकंड्स। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो रीसेंट टीसीएस का एग्जाम हुआ है बिल्कुल उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो बिल्कुल अभी रीसेंट एग्जाम जो था टीसीएस का वो कंडक्ट कराया गया था 17 जुलाई को, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ही ये होने वाले हैं। काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, उनको हम सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, सो यू कैन परचेज इट एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम हियर। अगर आपको सपोज अपडेटेड जो वर्बल एबिलिटी अगर आपको वो प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो एक शीट प्रोवाइड करवा दी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप चीट शीट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ये 28 पेजेस की एक शीट मिल जाएगी जिसमें आपको यहाँ पर 300 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको टीसीएस के लिए ईमेल राइटिंग की अलग से एक चीट शीट मिल जाएगी। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द फिल इन द ब्लैंक्स मॉक टेस्ट सेपरेटली। तो ये आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विच यू कैन चेक, एंड आपको सारे मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन सेपरेटली मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर पैसेज रिकॉल अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके 20 सेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये 20 सेट्स क्यों हमने प्रोवाइड करवाए हैं? दे आर मोर देन इनफ टू क्रैक द पैसेज रिकॉल सेक्शन। पूरा अपडेटेड वर्बल एबिलिटी है, प्लस एप्टीट्यूड कवर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डेली टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एंड टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो टॉपिक वाइज यू विल बी गेटिंग रीजनिंग, क्वांट, मल्टीपल सेट्स विच यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग द डेली द लाइव टेस्ट। ये जो लाइव टेस्ट है ये एक्चुअली टीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उस पर बेस्ड होने वाले हैं। एंड अगर आप इसको देकर जाते हो यू कैन चेक योर रैंकिंग्स, एंड इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा फॉर योर टीसीएस एनक्यूटी एक्चुअल एग्जाम। एंड प्रैक्टिस के लिए, कोडिंग प्रैक्टिस के लिए आपको कोडिंग की शीट्स वगैरह सब मिल जाती हैं। बाकी कोडिंग के तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे हम फ्री में अपलोड कर भी रहे हैं। सो डेफिनेटली यू गाइस कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन में जो आंसर है वो एक ही आंसर हो। सम क्वेश्चन कैन हैव 2 आंसर्स, 3 आंसर्स, 4 आंसर्स एज वेल। मतलब एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और चीज आ रही है वो भी सही हो सकती है, बट वो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ सही फिट बैठनी चाहिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा? 25 सेकेंड्स। कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ये बात याद रखना कि किसी भी प्रकार का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली जो आंसर है वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल्दो द प्रपोजल appeared attractive at first, a detailed analysis revealed several dash that could delay the project completion. शुरू में तो जो प्रपोजल था, ठीक है, वो अट्रैक्टिव लगा, लेकिन बाद में जब डिटेल एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि उसमें काफी सारी डैश हैं। डैश क्या होंगी? समस्याएं होंगी। पहले तो अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब डिटेल में एनालाइज किया तो काफी सारी समस्याएं होंगी। तो सेवरल यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है? इश्यूज, सेवरल फ्लॉज। ये परफेक्ट फिट बैठेगा, फ्लॉज। क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट के इश्यूज क्या है ना, ज्यादातर आदमियों से रिलेटेड होते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके होते हैं इश्यूज। बट जब हम कोई ऐसी चीज के बारे में बात करें जो कि नॉन लिवेबल है, तो नॉन लिवेबल क्या होता है? जो भी कोई ऐसी चीज हो रही है जो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, तो उसके लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? फ्लॉज। यहां पर आंसर क्या ज्यादा फिट बैठेगा? फ्लॉज। So, detailed analysis revealed several flaws that could delay the project completion. Next question पे आते हैं। The manager advised the new employees to carefully dash themselves with the company policy before beginning work. जो मैनेजर था उसने एडवाइस किया नए एम्प्लॉयज को टू केयरफुली डैश themselves with the company's policy. कंपनी पॉलिसी के साथ क्या करना? अपने आप को फैमिलराइज करना। तो इसका आंसर क्या होगा? फैमिलराइज। ठीक है। मैनेजर तो चाहता ही होगा जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वो फैमिलराइज करें विद द कंपनी पॉलिसी। तो आंसर आएगा इसका फैमिलराइज। द कमिटी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग बिकॉज सेवरल इंपॉर्टेंट मेंबर्स वर अनेबल टू डैश द डिस्कशन। कमेटी ने डिसाइड कर लिया मीटिंग को पोस्टपोन करने का क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वो डैश नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए?
आप कह सकते हो ज्वाइन द डिस्कशन, ज्वाइन नहीं कर पाए डिस्कशन को, या आप बोल सकते हो अटेंड नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से यही दो आंसर हैं जो परफेक्ट लगेंगे, ज्वाइन द डिस्कशन या अटेंड द डिस्कशन। The professor encouraged students to dash every source of information before using it in their research paper. The professor ने encourage किया students को अपनी जो भी source of information है उसको वो डैश करें बिफोर रिसर्च पेपर, मतलब रिसर्च पेपर में यूज करने से पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन को डैश करें। तो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जब मैंने हिंदी में बोला तो समझ में आया होगा ना। द प्रोफेसर एनकरेज द स्टूडेंट्स टू dash every source of information before using it in their research paper। ठीक है। Despite repeated warnings, the contractor failed to dash the required safety standards at the construction site। so इसका आंसर मीट भी हो सकता है। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, काफी सारी रिपीटेड वार्निंग्स के बाद भी जो कॉन्ट्रैक्टर था दैट फेल टू मीट द रिक्वायर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तब भी वो मीट नहीं कर पाया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, या फिर आप बोल सकते हैं मेंटेन नहीं कर पाया द रिक्वायर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट। द कंपनी इंस्पायरिंग स्पीच हेल्प्ड डैश द एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग अ चैलेंजिंग फाइनेंशियल पीरियड। द सीईओज इंस्पायरिंग स्पीच, ठीक है, जो सीईओ था उसने एक इंस्पायरिंग स्पीच दी जिसने मदद करी जो एम्प्लॉय थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो क्या होगा, ड्यूरिंग अ चैलेंजिंग फाइनेंशियल पीरियड। चैलेंजिंग फाइनेंशियल पीरियड होगा तो उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो गिर गया होगा। तो गिरे हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाने को क्या बोलते हैं, रीस्टोर करना। रीस्टोर करना ही तो बोलते हैं। सो द सीईओ इंस्पायरिंग स्पीच हेल्प्ड रीस्टोर द एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग अ चैलेंजिंग फाइनेंशियल पीरियड। सो रीस्टोर इसका आंसर होगा। द साइंटिस्ट फाइंडिंग्स वर वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज दे वर सपोर्टेड बाय convincing dash gathered through years of research। दो साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स थी, मतलब जो साइंटिस्ट ने खोज करी थी उसको एक्सेप्ट किया गया बिकॉज दे वर सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग, क्योंकि उनको सपोर्ट किया जा रहा था विद कन्विंसिंग। किस चीज की कन्विंसिंग होती है, एविडेंस कन्विंसिंग होते हैं, राइट। सो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो कन्विंसिंग एविडेंस थे उसको गादर किया गया था थ्रू आउट ईयर्स ऑफ रिसर्च। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एविडेंस। ठीक है। द एथलीट रिमार्केबल सक्सेस कैन लार्जली बी डैश टू ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। जो एथलीट थी उसकी जो रिमार्केबल सक्सेस है कैन लार्जली बी डैश डैश 2 years ऑफ डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है। जो रिमार्केबल सक्सेस है उसका बहुत सारा योगदान दिया जा सकता है उसके ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन को। ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्ड है योगदान। और एथलीट्स की जब बात हो रही तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूटेड। ठीक है, एट्रीब्यूटेड ये सबसे ज्यादा सूटेड वर्ड यहां पर होता है। सो एट्रीब्यूटेड टू ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। The company plans to dash advanced automation technologies to improve production efficiency। ठीक है। जो कंपनी है उसने प्लान किया एडवांस ऑटोमेशन टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है। सो कंपनी ने प्लान किया एडवांस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए, कि एडवांस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में क्या करनी चाहिए, लानी चाहिए। ठीक है। तो एडवांस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज को कंपनी में लाने को क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंट करना, राइट। सो द कंपनी प्लान्स टू इंप्लीमेंट advanced automation technologies to improve production efficiency। The witness provided a detailed dash of events that occurred on the night of the accident। सो इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। द विटनेस प्रोवाइडेड अ डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स, अकाउंट बोल सकते हैं, अकाउंट ऑफ द इवेंट्स। ठीक है। या डिटेल इंसाइट्स बोल सकते हैं, इंसाइट्स ऑफ द इवेंट्स। मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं कि जो विटनेस था उसने एक डिटेल्ड डैश प्रोवाइड कराया ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड एट द नाइट ऑफ एक्सीडेंट। तो इंसाइट्स भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। और अकाउंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। Although the instructions seemed straightforward, several participants failed to dash them correctly। जो इंस्ट्रक्शंस थे वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उसके बावजूद काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे दे फेल्ड टू फॉलो, भी हो सकता है फॉलो देम करेक्टली। ठीक है। मतलब तब भी वो फॉलो नहीं कर पाए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इंटरप्रेट भी नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है कि भाई इंटरप्रेट नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए। ओके। या फिर फेल टू अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड।
कि भाई समझ ही नहीं पाए, तो अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, इंटरप्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब देखो, जब बात करी जाती है ना कि किसी चीज को, देखो अंडरस्टैंड जो वर्ड है ना वो जनरली दो पर्सन के बीच में आता है, और जो इंटरप्रेट है वो उस जगह पे आता है जब किसी चीज को आपको एनालाइज करना पड़े। सो जनरली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अपन एनालाइज की तरफ ज्यादा जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों के बीच में, जैसे अपन बोलते हैं ना हम दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग वैसे उस जगह पे ज्यादा प्रॉपर फिट बैठता है। किसी चीज में जहां पर एनालिसिस आ जाता है वहां पर इंटरप्रेट ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू रेगुलेशंस टू डैश इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल एरिया। गवर्नमेंट नए रूल्स लेके आई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, राइट। सो रिड्यूस, इसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिड्यूस होगा। द लॉयर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स टू डैश दैट द अक्यूज वॉज इनोसेंट। जो लॉयर थे उनने प्रेजेंट किए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स टू, बोल सकते हैं इस्टेब्लिश, ठीक है, या बोल सकते हैं टू क्लेम दैट द एक्यूज्ड वाज इनोसेंट, और टू प्रूव भी बोल सकते हैं। प्रूव काफी अच्छा वर्ड मुझे यहां पर लग रहा है। द लॉयर प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट द एक्यूज वाज इनोसेंट, सो आई थिंक प्रूव बहुत अच्छा वर्ड है यहां पर होगा। द म्यूजियम हैज टेकन स्पेशल मेजर्स टू डैश सेवरल रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय ह्यूमिडिटी। जो म्यूजियम था उसने स्पेशल जो मेजर्स दिए वो लिए, किस चीज के लिए उसने स्पेशल मेजर लिए, सेवरल रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने के लिए जो डैमेज कॉज किया हुआ था बाय ह्यूमिडिटी। सो जब भी आप किसी चीज को बचाने की बात करते हो, ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, इस चीज में प्रिजर्व करते हैं, उन चीजों को हम प्रिजर्व करते हैं, राइट। सो हम बोलते हैं ना कि जो कि मेजर्स लिए गए टू प्रिजर्व द डैमेज, तो इसके लिए तो परफेक्ट वर्ड जो आएगा और इकलौता वर्ड जो आएगा वो प्रिजर्व ही आएगा, ठीक है। द मार्केटिंग कैंपेन वॉज एक्चुअली डिजाइन टू डैश द अटेंशन ऑफ यंग कस्टमर, सो इसका आंसर क्या हो सकता है, ग्रैब भी हो सकता है। द मार्केटिंग कैंपेन वॉज केयरफुली डिजाइन टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ यंग कस्टमर्स, या फिर अट्रैक्ट भी बोल सकते हो, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ यंग कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ग्रैब और अट्रैक्ट मतलब मार्केटिंग कैंपेन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया जिससे जो यंग कंज्यूमर्स हैं उनका जो अटेंशन है वो ग्रैब किया जाए या अट्रैक्ट किया जाए। The editor asked the writer to dash unnecessary detail from the article before publication. तो हटाने को ही बोला होगा। जो एडिटर था उसने राइटर को बोला कि भैया जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको आर्टिकल से पब्लिकेशन से पहले क्या करो, हटा दो। सो आंसर क्या आएगा, रिमूव, रिमूव, ठीक है। द मैनेजर अप्रिशिएटेड द एम्प्लॉय विलिंगनेस टू डैश एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द बिजी सीजन। सो जो मैनेजर था उसने अप्रिशिएट किया एम्प्लॉय की विलिंगनेस टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, या टू अंडरटेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सो आई थिंक ये दोनों ठीक है आंसर रहेंगे यहाँ पर, टू एडिशनल मतलब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए उसने अपने आप को आगे किया, ठीक है। तो ये आई थिंक सही आंसर है। द इंजीनियर आइडेंटिफाइड द डैश कॉज ऑफ द मशीन फेलियर थ्रू आउट अ थ्रू इंस्पेक्शन। जो इंजीनियर था उसने क्या आइडेंटिफाई किया, एक्चुअल कॉज, ठीक है। तो मेजर कॉज बोल सकते हो आप इसमें, अंडरलाइन बोल सकते हो, ठीक है, मेन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कि द इंजीनियर आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द मशीन फेल्यूअर, मेजर कॉज ऑफ द मशीन फेल्यूअर, मेन कॉज ऑफ द मशीन फेल्यूअर, कुछ भी हो सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस सेवरल इनिशिएटिव्स टू डैश कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन थी उसने इंट्रोड्यूस किया काफी सारे इनिशिएटिव्स को, क्यों, टू प्रमोट द कोऑपरेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। तो सही ये फिट बैठ जाएगा। इवन आफ्टर फेसिंग मल्टीपल फेलियर्स शी रिमेन्ड डैश इन हर एफर्ट्स ऑफ अचीविंग सक्सेस। सो इसमें लिखा है कि काफी ज्यादा मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी शी रिमेन्ड, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, शी रिमेन्ड कंसिस्टेंट इन हर एफर्ट्स ऑफ अचीविंग सक्सेस, या परसिस्टेंट भी हो सकता है। यही दो वर्ड्स जो हैं जो मुझे सही लग रहे हैं, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, ओके, इन हर एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस। सो ये पूरा हमने जो सेट है ये सॉल्व कर लिया है ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस कंप्लीशन। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।